विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया, लेकिन प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। और इस बीच कांग्रेस ने एमपी चुनाव में तैनात कई अधिकारियों के संबंध में अपने उम्मीदवारों से जानकारी मांगी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने सभी 230 उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उन अधिकारियों के संबंध में जानकारी मांगी है जिन्होंने एमपी चुनाव के दौरान कथित तौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के खिलाफ काम किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने पत्र में दावा किया कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर तैनात कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में शिकायतें मिली हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने नियमों की अनदेखी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने पत्र में पार्टी उम्मीदवारों को ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की नवंबर अंत तक जानकारी देने को कहा है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि एमपी चुनाव में कांग्रेस हारने जा रही है, इसीलिए वह ऐसे कदम उठाकर अपनी हार के लिए एक नया बहाना खोजने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सचिव राहुल कोठारी ने कहा कि एमपी चुनाव में कांग्रेस हारने जा रही है, इसीलिए वो अपनी हार को छुपाने के लिए एक नया बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोकतंत्र के संरक्षक हैं और कांग्रेस देश की अखंडता के बारे में सवाल उठाकर पहले ही अपना वोट खो चुकी है। जिन लोगों के पास मतदान केंद्रों पर बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं हैं, वे इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। इससे पहले एमपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मध्य प्रदेश में चुनाव तो हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सियासत गर्म हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और खास तौर पर चुनाव को लेकर जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो कर्मचारी और अधिकारी चुनाव बूथ पर मौजूद थे, उन्होंने कहीं न कहीं भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। और इन्हीं आरोपों को समझने के लिए, जानने के लिए कि किस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं, ये समझेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ नीता वाजपेयी, नेता बीजेपी की हैं, जो जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है नीता जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। और देवदत्त शर्मा जी, पूर्व IAS हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रत्नेश जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, वहां पर जो अधिकारी तैनात थे, कर्मचारी तैनात थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भेदभाव किया है? डॉक्टर जी, आपको और मेरे सभी साथियों को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय सीताराम। देखिए, हमारी बात जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कही, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो आप लोग लिखिए। तो हमने कहीं ये नहीं कही था कि पूरी की पूरी मशीनरी ने उनकी सहायता की है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सहायता की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने का प्रयास किया है। एक हमारे प्रत्याशी के साथ जिला कलेक्टर की बहस वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा। अगर जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी वहां पर और वर्तमान विधायक कह रहे थे कि जिला कलेक्टर साहब आप ठीक से काम करिए, और वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे, किस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहे थे आप बाहर से, ये वो सबने देखा है। और इसी बात के बाद मशीनरी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। ऐसा पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, ऐसा तो कई बार हो चुका है। वो सरकारी मशीनरी का जब सरकार में रहते हैं तो दुरुपयोग करते हैं, जब चुनाव होता है तो दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग के लिए प्रसिद्ध है।
और दूसरी बात, हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव में उनको नकार दिया है, तो वो अब सरकारी मशीनरी की सहायता से सत्ता को पाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप कभी कहते हैं सरकारी मशीनरी का उपयोग करके सत्ता पाना चाहते हैं, कभी आप कहते हैं सीबीआई ईडी का उपयोग करके सत्ता पाना चाहते हैं, कभी आप कहते हैं कि झूठी साजिश करके, झूठे आरोप लगा के, हिंसा करवा के सत्ता पाना चाहते हैं। सर, एक आरोप तो रखिए। अच्छा वक्ता जी, ईडी, सीबीआई और सरकारी मशीनरी में अंतर बताएंगे मुझे? नहीं, अंतर की बात नहीं है, सरकारी मशीनरी अलग अलग एजेंसियों की बात है ना। नहीं, सरकारी जांच मशीनरी एजेंसी का है, मतलब सब कुछ आ गया। सरकारी मशीनरी का मतलब सब कुछ आ गया उसमें, उसको मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं। अगर ये मैं कह दूं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो मेरे चाचा, मामा, मौसी, फूफा सब आ गए रिश्तेदार शब्द में। मुझे जब स्पेसिफाई करने होगा कि रिश्तेदारों में कौन से रिश्तेदार हैं, तो बताया जाएगा कि नहीं ये चाचा है, मौसी है, मामा है। अगर तो आपके हिसाब से पूरी सरकारी मशीनरी, जितने लोग हैं ऊपर से लेके नीचे तक, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग सरकार के अंडर में आते हैं, केंद्र में आते हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं? नहीं, हमने सब तो नहीं आरोपी कहा हैं। कि सब भ्रष्टाचार नहीं, सब हमने ये कहीं नहीं कहा वक्ता जी कि सब भ्रष्टाचारी है। सर, इसका मतलब तो यही हुआ, आपने यही तो किया। कुछ अधिकारी है जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हमने तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे होने की बात नहीं की। हमने तो कहा अगर ऐसा हुआ है तो आप उसकी सूचना हमको दीजिए, हम माननीय चुनाव आयोग को तो अभी तक आपको ये पता नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, ये तो रिपोर्ट मांगी गई है, हुआ है तभी तो हमने मांगा है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? सर, नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आपकी बात को कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं। ऐसा हुआ है तो रिपोर्ट मांगी है, या ऐसा हो गया है तो आपने एक्शन लेकर ये आरोप लगाया है? सर, एक तो बात क्लियर, एक बात तो कहेंगे ना, हुआ है तो आपने रिपोर्ट मांगी है। वक्ता जी, अब मैं जवाब दूं? हाँ, दीजिए ना, मैं तो आप के जवाब का इंतजार कर रही हूँ सर, मिल नहीं पा रहा है ना जवाब। इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हमने कुछ क्षेत्रों की घटनाएं हमारे सामने आई, उसके बाद हमने अपने पूरे प्रदेश की जिला कमेटियों से ये कहा कि अगर आपके जिले में इस प्रकार की घटना हुई है, अगर आपके संज्ञान में है, तो अगर वो हम तक नहीं पहुंच पाई तो उस घटना का संज्ञान हमको दिलाइए और माननीय चुनाव आयोग के इस बारे में अवगत कराएंगे। इसमें कौन सा बहुत, अगर भाई नहीं की है तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, और अगर की है तो दोषी है। नहीं, वो तो मिलेगी, वो तो जब आएगा वक्त तो वो पता चलेगा कि क्या होगा। देवदत्त शर्मा जी, क्या लगता है जब इस तरह के आरोप सामने आते हैं और इस तरह से अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जो उस वक्त ड्यूटी पर होते हैं, जिस तरह का दबाव और प्रेशर उनके ऊपर होता है काम करने का, क्या लगता है आपको इन सारे आरोपों के बीच कहीं ना कहीं वो दबाव में गलत काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, या फिर इस तरीके के आरोप लगाकर वो इस काम से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आते हैं? देखिए, जिस दिन से इलेक्शन का नोटिफिकेशन होता है, हाँ जी, उसी दिन से सारे अधिकारी कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाते हैं जी। ना तो उनका ऊपर कोई कंट्रोल राज्य सरकार का रहता है या किसी अन्य सरकार का। ठीक है, वो सीधे भारत निर्वाचन आयोग के एम्प्लॉइज हो जाते हैं या उनके अधिकारी हो जाते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कहीं होती है तो सीधे, अब इस समय इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, एआई का जमाना है, तो हमारा कहना यह है कि जो भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी देखी गई होती तो उस समय ही, जिस दिन इलेक्शन कंडक्ट हुए थे जी, उसी दिन क्यों नहीं भारत सरकार को, भारत निर्वाचन आयोग को या जिला निर्वाचन अधिकारी को क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया? अगर किया गया होता तो जिला निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग से संस्तुति का लेकर और इलेक्शन को कैंसिल करके री इलेक्शन भी करा सकते थे, रीपोलिंग करा सकते थे। तो मैं ये समझता हूं अब इस समय इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं और कोई ठोस किसी प्रकार की यदि कोई शिकायत है तो आज की डेट में अगर कोई शिकायत है तो वो कर सकते हैं शिकायत, उसके ऊपर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और आपके भारत निर्वाचन आयोग को वो सीधे इन शिकायत और उसके संबंध में जो साक्ष्य हैं वो भेजे जाएंगे और उसके संबंध में भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, वो उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बेहतर तरीके से देवदत्त जी आपने बताया कि अगर इस तरह की गड़बड़ी थी तो कांग्रेस पार्टी इतने वक्त तक चुप क्यों रही, उसने तभी क्यों नहीं कहा, क्यों इलेक्शन दोबारा नहीं कराया। मैं आऊंगी वापस, अभी मैं नीता जी के पास जाऊंगी। रत्नेश जी, नीता जी,
आप पर गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता खोने के डर से जो काम किया है, साजिश की है, कर्मचारियों को खरीदा है और कर्मचारियों पर ऊपर दबाव बनाकर आपने जो राजनीति की है वो कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ने वाली है। और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी अब तैयारी कर रही है और उन अधिकारियों की रिपोर्ट मांग रही है कि उनकी सरकार जब बनेगी तो उन्हें ठीक से सबक सिखाया जाएगा सत्ता में आने के बाद। ये काम मैं ये बहुत कांग्रेस का डर है ना वो दिखा रहा है, क्योंकि वो डर गई है शायद कि वो अब सत्ता में जो उनका ख्वाब था आने का वो नहीं पूरा हो रहा है, इसीलिए वो दूसरे तरीके से अपने हार को एक्सेप्ट करते हुए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस बम्पर तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है जिसमें महिलाओं ने इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आप जानते हो कितनी महिलाओं के प्रतिशत इतना ज्यादा रहा है, और जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो समझिए वो सिर्फ भाजपा के लिए निकलती हैं। ये तो 100% गारंटी है, क्योंकि महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहन योजना को तो लेके मेन शिवराज सिंह का वही था कि एसी पे तो मेन उनका मतलब जो पॉइंट था, मेन मुद्दा था यही था, और महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया गया, महिला साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए, नारी सम्मान निधि कोष की स्थापना हुई, लाडली लक्ष्मी योजना, इतनी सारी योजनाएं हैं बहनों के लिए। नीता जी, वो योजनाएं लेकर आई, उसका फायदा जनता को मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, 3 दिसंबर तय करेगा कि किस तरह से चुनाव हुए। आरोप इस बात को लेकर है, कांग्रेस पार्टी एक आरोप नहीं कई आरोप लगा रही है। हिंसा करवाने का आरोप आपके ऊपर है, मध्य प्रदेश में आपने हिंसा करवाई कि जिस तरह भी हो सत्ता को पाए रखना है, और सरकारी मशीनरी का उपयोग आप लगातार करती जा रही हैं, चाहे फिर वो अधिकारी या कर्मचारियों को हो, नौकरशाहों को लेकर हो, सीबीआई ईडी को लेकर हो, हर चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, यानी कि सत्ता का दुरुपयोग आपकी तरफ से किया जा रहा है। कमाल की बात ये है कि जहाँ ये इनको जीत का डर नहीं होता है, जहाँ थोड़े बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जीत जाएंगे या सत्ता में आएंगे, वहाँ पे ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। वहाँ शांति से सब कुछ अच्छा होता है, ईडी भी इनके फेवर में होती है, चुनाव आयोग इनके फेवर में होता है, सब कुछ चुनाव के दौरान वहाँ बैठे हुए कर्मचारी सब कुछ फेयर होते हैं। जैसे ही इन्हें कहीं से डर लगता है कि हाँ लग रहा है हाँ हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, ये कुछ भी करना, किसी भी मतलब किसी भी तह तक जाके, किसी भी नीचे तक गिर के कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। वो सबको गलत प्रूफ कर देंगे, सबको गलत कर देंगे, सबको कैटेगरी में खड़ा कर देंगे, सबको आरोपी बना देंगे। सबके लिए मतलब वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अलग से लगाए गए कर्मचारी हो, किसी भी तरह से। और लड़ाई झगड़ा मारपीट तो इनकी पुरानी आदत है। आप चाहे कांग्रेस के पुराने टाइम से चले जाइए, चाहे अभी चले जाइए, चुनाव में जब बैलेट पेपर से होता तो बैलेट पेपर इधर उधर गिरे हुए फेंके हुए मिलते थे। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है लड़ाई झगड़ा मारपीट करके चुनाव जीतने की। ठीक है रत्नेश जी, आपको क्या जिस तरह से अब आप अभी कह रहे थे कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत कर रहे हैं। देखिए देवदत्त शर्मा जी ने अभी तुरंत हम लोगों को बताया, और आपने भी सुना होगा देवदत्त जी को, कि जो भी अधिकारी होते हैं वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव प्रक्रियाओं का नोटिफिकेशन जारी होता है, ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। आपने चुनाव आयोग में क्यों नहीं शिकायत की? और आपको जब ऐसा लग रहा था कि धांधलगर्दी की जा रही है और इस तरह से वोटों की हेराफेरी हो रही है, तो आप क्यों नहीं पहुंचे शिकायत करने? देखिए वक्ता जी, अभी मैं पूर्व आयुक्त महोदय की बातें सुन रहा था। इन्होंने कहा जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत क्यों नहीं की, जब आरोप ही जिला निर्वाचन अधिकारी पे लग रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, वो जिले में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि होता है। एक तरह से इलेक्शन कमीशन को वही रिप्रेजेंट करता है। तो जब भ्रष्टाचार के और गड़बड़ी करने के आरोप उसी पे लगाए गए, तो कहीं आपने सुना है कि चोर के पास ही चोरी की शिकायत होती है? लेकिन आपने तो अपने स्टेटमेंट में ये कहा है ना कि उम्मीदवारों और अधिकारियों को की लिस्ट बनाई जाए, एक कैसे हो सकता है? मैडम मैं तो जवाब दे रहा हूँ, एक एक करके जवाब ले लीजिए ना। नेताजी रुकिए ना, नेताजी रुकिए। रीता जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, अभी तानाशाही का भी जवाब दूंगा। ठीक दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए मैं सुन रहा था। अब एक और आईएएस महोदय ने एक और बात कही कि राज्य निर्वाचन आयोग से हमने शिकायत क्यों नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये पूर्व आईएएस महोदय हैं, तो इनकी गलती नहीं मानता, इससे तो वो थोड़ा सा क्लिप टंग हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा लोकसभा के चुनाव में कुल वोटिंग लिस्ट तैयार करने तक का उसका दायित्व होता है।
बाकी वो केवल कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग उसके हाथों में नहीं होती, जहां तक मैंने एज अ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उसे पढ़ा है। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि रिकॉर्ड वोटिंग होती है, तो रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद सत्ता जाती है, सत्ता मिलती नहीं है, भारतीय लोकतंत्र का इतिहास रहा। फिर इन्होंने लाडली बहना की बात की। अरे मैं मध्य प्रदेश में था, बात की अभी रीता जी कह रही थी, लाडली बहना की स्थिति ये है कि लाडली बहना को तो पैसा दे दिया, लेकिन उन्हीं लाडली बहनों की जो नौकरियां थी ओबीसी और एफसी की, उसको खा गए। ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया, एफसी एसटी के वैकेंसीज को बैकलॉग में 5-6 साल दिखाई। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं सर? अरे मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर। वक्त की कमी होती है, मुद्दे पर रहा कीजिए सर। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ यही है, पूरी राम कथा आप बताने लगते हैं, मुद्दा भूल जाते हैं सर। अरे नहीं, मेरी पार्टी पे आरोप लगा तो उसका जवाब तो दूंगा ना। बिल्कुल देंगे, लेकिन आप पहले जो सवाल मैं कर रही हूँ उसका जवाब तो दीजिए सर। अब जवाब आपके मुताबिक डिजाइन नहीं हो सकता ना मैडम। आप तो मुद्दे को आप घुमा रहे हैं, मेरे हिसाब से आप डिजाइन कीजिए भी मत, मुझे चाहिए भी नहीं आपका डिजाइन किया हुआ मुद्दा। जवाब आप निर्धारित करेंगी? नहीं, मैं निर्धारित क्यों करूंगी? तो सुनिए ना फिर। तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना मुद्दे का। अरे सर, मैंने नीता जी को भी यही कहा, जो सवाल मैंने आपसे किया है उसका आप जवाब दीजिए। अच्छा, मतलब मेरी पार्टी पे आरोप लगा दीजिए, मैं उसका जवाब नहीं दूं? सर आपने जवाब नहीं दिया ना, इतनी देर से मैं आपको बहुत पेशेंटली सुन रही हूँ सर। सुनेंगी तो? मैं सुन ही रही हूँ आपको इतनी देर से सर। 30 सेकंड और सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन ने कहा कि हिंसा सीधी में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, इसी चुनाव में की। हिंसा कौन करता है ये साफ है। इनकी जयपुर सीट से एक कोई वो है राजकुमारी जी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रही है। उनकी रैली करने आए थे नितिन गडकरी जी, एक व्यक्ति को उनके पीएसयू ने धक्का देके इतनी बुरी तरह पीटा कि उस व्यक्ति की चुनाव में के दौरान ही मृत्यु हो गई। ये हिंसा करने वाले लोग हैं। तीसरी बात जो आपने कहा, चुनाव में घोटाला करने का प्रयास किया गया है, उसकी शिकायत हम माननीय चुनाव आयोग से कर रहे हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग से कर रहे हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 312 3 और 4 के तहत जो उसे सत्या प्राप्त है, उसके तहत वो पर्यवेक्षण करेगा। और इस प्रकार की कोई गलती हुई है तो माननीय निर्वाचन आयोग से हमारी पार्टी ये निवेदन करेगी कि वहां पर दोबारा से चुनाव कराया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया जाए। तो अभी तक किया क्यों नहीं सर? यही तो मेरा इतनी देर से आपसे सवाल है, लेकिन आप मुद्दे पे आते कहाँ हैं? मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि अभी तक आपने, जब इस पूरी चीज को लेके, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो जिम्मेदार है, जो कार्रवाई करेगा, जिसको आपको बताना चाहिए, आपने उसको अभी तक क्यों नहीं बताया? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब आप कह रहे हैं हम बताएंगे, करेंगे, निर्वाचन आयोग से हमारी विनती होगी। सर कब होगी? देखिए, अगर एक मामला हो तो तुरंत बता दिया जाए। हाँ, हम सारे मामलों को लेकर माननीय निर्वाचन आयोग के समझ जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा ना। सारे मामले क्या क्या सर बता दीजिए, क्या क्या सारे मामले? पार्टी की तरह, अरे वक्ता जी, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी ना है। ठीक है, अच्छी बात है, आप उसकी तरह नहीं है। सारी पार्टियां एक जैसी हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? बाइकआउट करके नहीं, हम प्रोसीजर को बाइकआउट करके काम नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है कि आप प्रोसीजर के साथ, पहली बार देख रही हूँ कोई राजनीतिक दल प्रोसीजर के साथ चल रहा है। देवदत्त शर्मा जी बताएंगे, आपको देवदत्त शर्मा जी बताएंगे कि प्रोसीजर में टाइम लगता है। नहीं सर, आप सारे मामलों की बात कर रहे हैं ना, मैं ये जानना चाहती हूँ कौन कौन से और सारे मामले आप इंक्लूड कर रहे हैं। एक तो यही आरोप है कि कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने धांधलगर्दी की है, दूसरा कौन सा मामला है? नहीं, वो तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी ना कि किन किन मामलों को लेके हमें जाना है। सर देखिए ना, वही तो आप वही तो, जब मैं आपसे सवाल करती हूँ तो आप उसका जवाब नहीं देते और फिर कहते हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी, फिर आप प्रोसीजर की बात। देवदत्त शर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है। देवदत्त जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैंने बिल्कुल सुना है जी। हाँ, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति की जाती है और हर स्टेट इलेक्शन असेंबली में भारत निर्वाचन आयोग के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं एज इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो उनकी भी रिपोर्ट प्रतिदिन हर घंटे 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट भी जाती है और जिला निर्वाचन अधिकारी की भी रिपोर्ट जाती है। तो क्या ऐसी कोई घटनाएं प्रकाश में कभी आई हैं उस इलेक्शन के दौरान, तो वो भी देखा जाएगा। और ये अगर जो भी शिकायतें हैं, उन शिकायतों को मैं एक बार साफ कर दूं कि मेरा आशय स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के लिए था, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स
और जिला निर्वाचन अधिकारी, इनकी रिपोर्ट्स भी बहुत अहमियत रखती हैं। इलेक्शन ऑब्जर्वर देवदत्त जी, हम आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बेहतर तरीके से हमें इस बात को समझा सकते हैं। जैसा कि रत्नेश जी ने अभी कहा कि हमें सिर्फ एक चीज की शिकायत नहीं करनी है चुनाव आयोग से, हमें कई सारी चीजों की शिकायत करनी है। तो क्या इस प्रक्रिया में ये शामिल होता है कि आप सारी शिकायतों को एक साथ इकट्ठा करके, सारे आरोपों को एक साथ इकट्ठा करके, जिस दिन की प्रक्रिया है उस दिन के आरोप को, प्रक्रिया को छोड़कर और फिर पिछले पुराने सारे वाक्यों को उठाकर अब जब आप शिकायत करने जाएंगे तो क्या ये ऐसे में मंजूर की जाती है? क्या ये प्रक्रिया में शामिल होता है? ऐसे ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है? यही प्रोसीजर है सर? नहीं, जब तक कि इलेक्शन की काउंटिंग शुरू होती है उसके पहले कोई भी शिकायत करेंगे तो उस शिकायत के संबंध में इलेक्शन ऑब्जर्वर्स और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उसके संबंध में रिपोर्ट मांगी जाएगी और भारत निर्वाचन आयोग उसके संबंध में अपना निर्णय देगा। और उसके बाद अगर फिर भी इलेक्शन की काउंटिंग के बाद भी कोई होता है तो माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास पेशकश में, और तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हमारे साथ साझा करने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।